गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 सीआरपीसी और इसका सेक्शन 10 है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सेक्शन 10 बेसिकली सहायक सत्र न्यायाधीशों की अधीनता। तो इसमें क्या क्लॉज 1 कहता है कि सभी सहायक सत्र न्यायाधीश उस सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे जिसके न्यायालय में वो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी सहायक सत्र न्यायाधीश हैं वो सत्र न्यायाधीश के अधीन ही काम करेंगे। इसका क्लॉज 2 कहता है कि सत्र न्यायाधीश समय समय पर इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकेगा, ऐसे सहायक सत्र न्यायाधीश के बीच कार्य का वितरण करेगा। तो जो मेन सत्र न्यायाधीश होता है वो समय समय पर इस संहिता के अनुरूप जो है नियम बनाएगा और उन जो सहायक सत्र न्यायाधीश हैं उनके बीच में कार्य का बंटवारा करेगा। सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 10 का 3 क्लॉज कहता है कि सत्र न्यायाधीश किसी अत्यावश्यक आवेदन को निपटाने के लिए भी प्रावधान कर सकता है। किसी अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा उसकी अनुपस्थिति में जो अपना सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं वो कार्य कर सकता है। तो मैं दोबारा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सेक्शन 10 है वो सहायक सत्र न्यायाधीशों की अधीनता के बारे में बताता है। तो जो सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं वो सारे के सारे सत्र न्यायाधीश के अधीन काम करते हैं। सत्र न्यायाधीश ही उनके बीच में अपने कार्यों का वितरण करता है और सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या किसी कारणवश असमर्थता में भी जो है सहायक सत्र न्यायाधीश जो है काम कर सकते हैं, है ना। सेक्शन 11 जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो सेक्शन 11 बताता है कि जो भी हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। इसमें क्लॉज 1 है कि प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कई न्यायालयों के रूप में स्थापित किया जाएगा। जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए न्यायालयों की स्थापना की जाएगी और इस तरह स्थान जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी। तो किस स्थान पर बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद उनको जो है बताएगी, बशर्ते कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किसी के लिए स्थापित कर सकती है। तो जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए न्यायालयों की जो स्थापना है, जो न्यायालय बनाए जाएंगे या उनको जो न्यायालय काम करने के लिए दे जाएंगे उसके लिए जो है उच्च न्यायालय का राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करती है। और प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं एक या एक से अधिक विशेष अदालतें सुनवाई के लिए कोई विशेष मामले या मामलों का विशेष वर्ग और जहां कोई ऐसी विशेष अदालत स्थापित की जाती है कोई अन्य नहीं स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेटों की अदालत के पास किसी भी मामले के वर्ग के विचारण का अधिकार क्षेत्र होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट की ऐसी विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो राज्य सरकार है उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए विशेष अदालत की स्थापना करेगी। अब इसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। कि जो भी ये विशेष अदालत स्थापित होगी इनके जो इन न्यायालयों के जो एक तरीके से मजिस्ट्रेट होंगे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। और उच्च न्यायालय जब कभी भी मतलब उच्च न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता है तो निम्नलिखित शक्तियों के द्वारा कुछ चेंजेस कर सकती है। जैसे 1978 के अधिनियम 45 की धारा 3 के द्वारा ये जोड़ा गया है कि प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो किसी न्यायिक सेवा के किसी सदस्य पर हों राज्य एक सिविल न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। सेक्शन 12 है न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 12 है ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में है। जैसे हर मामले में जिला उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। इसमें कह रहा है कि हर मामले में मतलब महानगर क्षेत्र नहीं होने के कारण उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगा। दूसरा क्लॉज इसका कहता है कि उच्च न्यायालय
प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त नियुक्त कर सकेगा। मतलब उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त प्रमुख नियुक्त कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां होंगी। इस संहिता के तहत किसी अन्य कानून के तहत जो कुछ समय के लिए लागू है, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है। मतलब उच्च न्यायालय जो है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक अतिरिक्त प्रमुख मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और उसके पास सारी शक्तियां होंगी। और ये जो शक्तियों का वितरण है ये उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि उच्च न्यायालय किसी उपमंडल में प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को पदनामित भी कर सकता है। तो इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय के पास जो है एक पावर है, वो किसी भी उपमंडल के प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदोन्नति कर सकता है। ठीक है, विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस धारा में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से मुक्त करने के अवसर की आवश्यकता है। इसका क्लॉज 6 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रत्येक उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी उसके कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होंगी और उनका प्रयोग किया जा सकेगा। अब है धारा 13, धारा 13 सेक्शन 13 भी बोलते हैं इसको, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो उच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकता है। बस शर्त यह है कि उस बंदे के पास ऐसी जो है योग्यता होनी चाहिए। और विशेष जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं इनको 1 साल से ज्यादा के लिए जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। और जो उच्च न्यायालय एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति की शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार दे सकता है। तो गाइज ये है चैप्टर 2 का सेक्शन 10 से लेके 13 तक। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।